आज साथियों मुझे जो विषय आपने दिया है वो है समाजवादी क्रांति और आज की दुनिया। तो हम ये बात सब लोग जानते हैं कि रशिया में कॉमरेड लेनिन और बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में 1917 साल में जो समाजवादी क्रांति हुई, ये पूरे दुनिया के इतिहास में एक बहुत ही ऐतिहासिक रूप की घटना थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये समाजवादी क्रांति का इसकी विशेषता ये थी, पहले के सभी क्रांति से एकदम अलग, कि ये दुनिया की पहली क्रांति थी जिस क्रांति में शोषित वर्ग ये राजसत्ता में आ गया। इसके पहले की जो क्रांति हुई थी, जैसे फ्रांस की क्रांति थी, इंग्लैंड की क्रांति थी, ऐसे अलग अलग क्रांतियों में शोषक वर्ग के एक हिस्से को हटाकर शोषक वर्ग का दूसरा हिस्सा सत्ता में आ गया और शोषण वैसे ही चलता रहा। हालांकि दूसरे रूप में शोषण चलता रहा, जैसे कि फ्रेंच राज्य क्रांति में सामंतवादी शोषण उसके पहले था। पूंजीपतियों ने सामंतों को हटाया और उसके अंदर फ्रेंच क्रांति के बाद पूंजीवादी शोषण की शुरुआत हुई। ऐसे अलग अलग क्रांति में हम देखते हैं कि जो पहला शोषक वर्ग था उसको हटाकर दूसरा शोषक वर्ग सत्ता में आया और आम जनता का शोषण, जो मजदूर थे, जो किसान थे, इनका शोषण कभी खत्म नहीं हुआ। रशिया की समाजवादी क्रांति ये पहली क्रांति ऐसी थी कि जिस क्रांति में शोषण की प्रक्रिया को ही हटा दिया गया, क्योंकि जो शोषित जनता थी, एक्सप्लॉइटेड जो थे, वही सत्ता में आ गए। मजदूर किसान सत्ता में आ गए और मजदूर वर्ग के नेतृत्व में यहां रशिया की क्रांति हुई, कॉमरेड लेनिन और बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में। तो यह बहुत बड़ा महत्व का बात है। और इस क्रांति से कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, इनकी जो विचारधारा थी, मार्क्सवादी विचारधारा थी, इसके सच्चाई को रशियन समाजवादी क्रांति ने सही ठहराया कि यह सिर्फ सपना नहीं था, मार्क्सवाद सिर्फ सपना नहीं था, लेकिन वो असल में वास्तव में भी आ सकता है। ये पहली बार रशियन समाजवादी क्रांति ने दिखाया और उसके बाद में जो करीबन 74-75 साल तक ये क्रांति चली, उसके अंदर रशियन क्रांति ने जो बहुत बड़ी छलांगे मारी, इससे ये बात पता चला कि एक अलग किस्म की दुनिया पॉसिबल है और वो वहां बांधी जा रही है रशिया में समाजवाद के नीचे। साथियों, ये जो समाजवादी क्रांति और आज की दुनिया, इस विषय को 5 विभाग में मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और वो ये है कि रशिया की समाजवादी क्रांति की विशेषता क्या थी और ये सभी विशेषता हमारी आज के दुनिया को कैसे लागू होती है, इसके बारे में कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि समाजवादी क्रांति ने रशिया के पूरी दुनिया के मेहनतकशों के सामने, उनके सामने एक प्रेरणा दी कि ये पूरी दुनिया को हम बदल सकते हैं। अगर एक रशिया में हमने बदला तो ये पूरे दुनिया में, हमारे अलग अलग देशों में, ये जो पूंजीपतियों का और जमींदारों का जो राज है, इसको हम हटाकर मजदूर और किसानों का राज आज हम हमारे देश में भी ला सकते हैं। ये एक सुनिश्चितता, इसके बारे में एक प्रेरणा, एक विश्वास, ये समाजवादी क्रांति ने रशिया के पूरे दुनिया के मेहनतकश जनता को दिया। और उसके बाद जो प्रगति हुई
और बहुत ही जबरदस्त प्रगति रशिया में हुई समाजवादी क्रांति के बारे में। मेरे इस मालिका के पूर्व वक्ताओं ने इसके बारे में आपको जरूर बताया होगा, लेकिन उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन आप सोचिए, पूरे उद्योग के क्षेत्र में, पूरे कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के बारे में, ये सभी जो बातें हैं, इसके अंदर जो प्रगति रशिया ने बहुत ही कम समय में की, ऐसा कहते हैं कि अमेरिका को पूंजीवादी व्यवस्था में ये विकास करने के लिए 200 साल जो लगे, वही विकास रशिया ने समाजवाद के नीचे सिर्फ 20 साल में हासिल किया। ऐसा कई बार कहा जाता है और वो सच्चाई है। अमेरिका को जो करने को 200 साल लगे पूंजीवाद के नीचे, वो रशिया ने समाजवाद के नीचे 20 साल के अंदर किया। आप सोचिए, पूरी निरक्षरता रशिया के अंदर 10 साल के अंदर निपटा दी गई। कोई भी निरक्षर रशिया में नहीं रहा क्रांति के 10 साल के बाद। रशिया के अंदर जो आखिरी का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था, यानी जो बेरोजगार नौजवानों को और युवतियों को रजिस्टर करता था, वो आखिरी का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बंद करना पड़ा 1936 साल में। यानी क्रांति के 19 साल के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बंद करने पड़े, क्योंकि रशिया में, सोवियत यूनियन में एक भी बेरोजगार नौजवान या युवती बची नहीं। यह इतिहास है। स्वास्थ्य का पूरा ये जो तरक्की हुई, वो भी पूरे दुनिया में कहीं भी ऐसी तरक्की दूसरे किसी भी देश में तब तक कभी हुई नहीं थी। औद्योगिक विकास जो हुआ, कृषि का विकास जो हुआ, इसके बारे में भी कई ऐसे आंकड़े हैं जो हमारे सामने ये दिखाते हैं कि सोवियत यूनियन ने बहुत ही जल्द इससे तरक्की उन्होंने हासिल की। और इसलिए ये इससे पता चला कि ये समाजवादी रास्ता एक नया रास्ता है, वो कामयाब हो सकता है। H.G. वेल्स नाम का जो ब्रिटिश एक इतिहासकार था, वो गए सोवियत यूनियन में, कॉमरेड लेनिन से मिले और उन्होंने वापस इंग्लैंड जाकर उन्होंने एक बहुत मशहूर एक बात उन्होंने रखी और उन्होंने कहा अंग्रेजी में, आई हैव सीन द फ्यूचर एंड इट वर्क्स। यानी इसका मतलब क्या कि मैंने सोवियत यूनियन में जाकर भविष्य को देखा है और यह भविष्य वास्तव में आ सकता है। ये H.G. वेल्स नाम का समाजवादी विचार का जो इंग्लैंड में रहता था, उसने जाकर ये बहुत बड़ी बात उन्होंने वहां रखी। पूरी दुनिया में ऐसे कई बड़े विचारवंत थे जिन्होंने ये सोवियत का ये जो प्रयोग था, इस प्रयोग का बहुत बड़ी सराहना की। ये भी हम आज देखते हैं। सिर्फ यहां तक वो सीमित नहीं रहा। ये समाजवादी क्रांति जो रशिया में शुरुआत हुई, वो उसके बाद 30-35 साल के अंदर चीन में उसका विस्तार हुआ, वियतनाम में विस्तार हुआ, उत्तर कोरिया में विस्तार हुआ और कुछ सालों के बाद क्यूबा में समाजवादी क्रांति हुई। यानी अलग अलग देशों के अंदर रशिया से प्रेरणा लेते हुए, समाजवादी क्रांति से प्रेरणा लेते हुए, एक जमाना ऐसे था कि 1/3 दुनिया ये समाजवाद के लाल झंडे के नीचे आई थी। और इसलिए इन देशों ने भी, जैसे जिनका मैंने अभी जिक्र किया, चीन है, वियतनाम है, कोरिया है, क्यूबा है, इन्होंने भी बहुत ही जल्दी से तरक्की की अपने अपने देशों की। पूरे गरीबी को हटा दिया, बेरोजगारी को हटा दिया, निरक्षरता को हटा दिया और एक नए किस्म का एक दुनिया अपने अपने देशों में उन्होंने खड़ी कर दी। और ये बात, ये समाजवादी क्रांति ने ये जो प्रेरणा दी, ये जो रास्ता दिखाया, इससे ये बात हमको बहुत क्लियरली मालूम होता है।
साथियों, एक अनुभव मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो मैंने खुद देखा है। 1985 में हमारा का एक प्रतिनिधिमंडल उस वक्त के समाजवादी सोवियत यूनियन को हम गए थे और वहां हमने सोवियत यूनियन को देखा। लकीली तब तक गोरबाचेव साहब नहीं आए थे, आंध्रपोव का राज था, तभी जनरल सेक्रेटरी वो थे। और हम सोवियत यूनियन के अलग अलग जगह में हमने देखा। 2-3 उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो हमने सबने खुद देखा है। एक तो हम वहां सोवियत यूनियन के एक विश्वविद्यालय में हमको लेके गया, यूनिवर्सिटी में लेके गए, और उस यूनिवर्सिटी में हमने देखा हाल ही में रिजल्ट लगा था, यानी जो कुछ एग्जाम थी उसका रिजल्ट लगा था, और वो पूरा रिजल्ट उस वक्त वहां के नोटिस बोर्ड के ऊपर लिखा था। हमारी इंटरप्रेटर थी, सब रशियन लैंग्वेज में था तो हमको कुछ समझ में नहीं आता था। तो हमारी दुभाषी को हमने बोला कि भाई ये रिजल्ट का हमको जरा दिखाइए क्या है उसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि देखो, पहले तो जिनको सबसे ज्यादा मार्क है वो 1 नंबर पे है, उसका नाम है वहां पर, अलग अलग सब्जेक्ट में उनको कितना मार्क्स मिले वो है, टोटल कितना मिला वो है, और उसके बाद में और एक कॉलम था। हमने पूछा ये आखिरी कॉलम क्या है? उन्होंने ये बताया कि ये आखिरी कॉलम इसका है कि जो पास हो गए उस लड़के को या उस लड़की को कौन से कंपनी में नौकरी मिली, उस कंपनी का नाम लास्ट कॉलम में लिखा हुआ है। यानी आप सोचिए साथियों, पास होने के बाद तुरंत सोवियत यूनियन के अंदर जो लड़का और लड़की इम्तिहान पास होती है उसके सामने उसको कल से कौन से कंपनी में नौकरी मिलेगी, वो भी उस वक्त 1983 में 1983 में ये उनके रिजल्ट शीट के ऊपर भी लिखा हुआ होता था। यानी आप अगर सोचेंगे, अभी हमारे देश की परिस्थिति अगर आपने देखा तो ऐसा कोई मुमकिन नहीं दिखता है, बिल्कुल कभी नहीं हुआ पिछले 73 साल में। और जब तक समाजवाद हमारे देश में नहीं आएगा तब तक ये आज बेरोजगारी का जो मसला बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा है, और अभी तो ये कोरोना की वजह से बहुत जबरदस्त बेरोजगारी बढ़ी है, इसको हल करने के लिए कोई रास्ता हमारे देश में नहीं दिखता है। कोई भी पूंजीवादी देश में ये रास्ता हमारे सामने नहीं दिखता है। ये एक उदाहरण है। दूसरा एक उदाहरण है, मॉस्को के अंदर हम मार्केट के अंदर गए और वहां हमने ब्रेड देखी, ब्रेड तो हमने खरीद किया, डबल रोटी जिसको बोलते हैं, और खरीद किया। हमने वहां जो औरत बेचती थी उसको हमने पूछा कि भाई ये डबल रोटी का दाम बहुत कम था उस वक्त, कोपेक में कुछ, तो हमने उनको पूछा कि ये दाम डबल रोटी का जो आज आप हमको बेच रहे हैं, ये दाम पिछले कितने महीनों पहले बढ़ा? तो वो हमारे तरफ देखने लगी कि भाई क्या सवाल पूछ रहे जैसे। और फिर हमने उनको पूछा कि नहीं, आप जवाब तो दीजिए ना, कितने महीने हो गए कि जब से ये दाम बढ़े नहीं डबल रोटी के? उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब दिया कि भाई साहब, पिछले 28 साल में 1955 साल में ये डबल रोटी के दाम थोड़े बढ़े, लेकिन पिछले 28 साल में डबल रोटी के दाम जो 1955 में थे वो आज 1983 में भी वही दाम है। यानी ये हमको पता चलेगा कि महंगाई कई सालों में बढ़ी नहीं, बेरोजगारी का सवाल ही नहीं था। डॉक्टर्स में से, शिक्षकों में से अधिकतर महिलाएं थी जिनको ये नौकरी मिली थी। तो ये सब हमने देखा। आखिरी एक बात मैं कहना चाहता हूं, सोवियत यूनियन के एक गांव में हम गए और वहां किसानों की परिस्थिति हमने देखी। वो देखकर हम तो चौंक गए, क्योंकि हमको तो याद है हमारे देश में किसानों की क्या परिस्थिति होती है, ये तो हमने देखा है।
तो वहां का तो हमने देखा कि 2 मंजिल का बहुत अच्छा उनका बिल्डिंग, पूरा सीमेंट कंक्रीट का बिल्डिंग, सभी उसके अंदर जो कुछ सुविधाएं हमको मिलती है आज, वो सब 1983 में एक सामान्य किसान के घर में सब चीज मिलती थी। 4 व्हीलर गाड़ी थी, 2-3 2 व्हीलर गाड़ी थी बच्चों के लिए। ये सब हमने सोवियत यूनियन में 1983 साल में मजदूरों के घर हमने देखे पूरे उसके अंदर, और पूरा मुफ्त शिक्षा उस वक्त थी, एकदम केजी टू पीजी तक, एक नया पैसा भरना नहीं पड़ता था शिक्षा के लिए। ये सब चीज ये हमने खुद, जो रशिया में समाजवादी क्रांति हुई उसके अंदर हमने खुद देखा है, और इसलिए हम ये देखते हैं कि इसका बहुत बड़ा असर पूरे दुनिया में हुआ, और ये प्रेरणा पूरी दुनिया को समाजवादी क्रांति ने दी। आज भी 2020 साल में आज भी वो समाजवाद की प्रेरणा जिंदा है, और अलग अलग देशों में उस समाजवाद के उद्देश्य के लिए अलग अलग मेहनत कशों का, मजदूर, किसान, खेत मजदूरों का, छात्रों और नौजवानों का, महिलाओं का ये संघर्ष आज लगातार पूरे दुनिया में ये जारी है। लेकिन उसकी प्रेरणा स्थान जो है वो रशिया की समाजवादी क्रांति है, ये हमने कभी नहीं भूलना चाहिए। आप सभी जानते हैं वर्ल्ड सोशल फोरम का जो घोषणा थी, अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल, यानी दूसरी दुनिया, दूसरे किस्म की दुनिया ये मुमकिन हो सकती है। ये जो विश्वास है, ये विश्वास रशिया के समाजवादी क्रांति ने पूरी दुनिया को देने का काम किया, और वो विश्वास आज भी 2020 में ये कायम है। आगे के पूरे दुनिया में और समय में ये विश्वास कायम रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे मुद्दे पर मैं आता हूं। समाजवादी क्रांति ने सोवियत यूनियन के साम्राज्यवाद के ये पूरी व्यवस्था को एक जबरदस्त झटका दिया, ये हमने ठीक तरीके से देखना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो रशिया उस वक्त ऐसा देश था, वो भी एक साम्राज्यवादी देश ही था जब वहां की क्रांति हुई 1917 में। लेकिन पूरा दुनिया का जो साम्राज्यवाद था, जो साम्राज्यवाद की जंजीर थी, उस जंजीर में रशियन साम्राज्यवाद ये सबसे कमजोर कड़ी थी। और यही लेनिन ने पहचाना कि आज साम्राज्यवाद की ये जो पूरी जंजीर है पूरी दुनिया की, इसके अंदर जो सबसे कमजोर कड़ी है उसके ऊपर अगर हम हमला करेंगे तो ये सबसे कमजोर कड़ी टूट सकती है। सबसे मजबूत कड़ी उस वक्त अमेरिका की थी, ब्रिटेन की थी, वो सब वहां पर आज हमला करना मुश्किल था। और ये बात लेनिन ने बिल्कुल ठीक तरीके से पहचानी, और उन्होंने कहा कि रशिया में हमने अपने बलबूते पर ये तैयारी करना चाहिए और वो हमें कामयाब बनना चाहिए। तो इसलिए जब 1917 की समाजवादी क्रांति कामयाब हुई, तब साम्राज्यवाद को एक बहुत बड़ा झटका पूरे दुनिया भर में मिला। और ये इससे कैसे, किससे सबूत में मिलता है इसका? पहले 5 साल 1917 से लेकर 1921-22 तक सिविल वॉर हुआ रशिया के अंदर। एक तरफ लाल झंडा, दूसरी तरफ सफेद झंडा। सफेद झंडा यानी किसका? पूंजीपति और जमींदारों का ये सफेद झंडा, और मजदूर किसानों का लाल झंडा कम्युनिस्ट पार्टी, इनके बीच लगातार 5 साल का सिविल वॉर, जिसको यादवी जंग बोलते हैं, लगातार चलता रहा। लेकिन उस जंग के पक्ष में ये सफेद झंडे के उसको मदद करने के लिए पूरे दुनिया भर के 14 साम्राज्यवादी देशों ने अपनी अपनी सेनाओं को सोवियत यूनियन के अंदर भेजा। और ये व्हाइट गार्ड्स जो है,
यानी सफेद झंडे को मदद करने के लिए, लाल झंडे को खत्म करने के लिए पूरे दुनिया भर के 14 साम्राज्यवादी देशों ने अपनी सेनाओं को भेजा ये सोवियत यूनियन को खत्म करने के लिए। लेकिन रशिया के मजदूर और किसानों ने जो जबरदस्त एकता बनाई थी, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन जब तब तक बनी थी, बोल्शेविक पार्टी, उसके नेतृत्व में जो लाल सेना खड़ी कर दी गई, रेड आर्मी, उसके नेतृत्व में ये पूरे 14 साम्राज्यवादी देश, रशिया के अंदर के प्रतिक्रियावादी ताकतें, इन सब को हराकर ये सोवियत यूनियन को बरकरार रखा। और ये पहली ये जीत सोवियत यूनियन के समाजवादी क्रांति ने हासिल की। पूरे अपने देश के अंदर और विदेशों के ये सभी साम्राज्यवादियों को झटका देकर, ये एक बात हमको समझ लेना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अलग अलग घटनाएं उसके बाद में हुई, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसकी तरफ हम तीसरे पॉइंट में जरूर आएंगे। लेकिन उसके चलते हुआ क्या? मैंने कहा साम्राज्यवाद को बहुत करारा झटका यह समाजवादी क्रांति ने दिया। आप देखिए 1917 की दुनिया को आप देखें और उसके 30 साल बाद की दुनिया को आप देखेंगे। 1947 में 30 साल के बाद हम देखते हैं कि लगभग सारी दुनिया में ये जो साम्राज्यवाद का उस वक्त का जो मुख्य रूप था, उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म, इसको पूरा खत्म कर दिया। और अलग अलग देशों की जनता ने लड़कर अपनी आजादी हासिल की। भारत में हमारा स्वतंत्रता का संग्राम कई 200 साल तक चला और आखिर में 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्यवाद को इस देश से हटाया गया और हमारे देश में हमको आजादी मिली। उसी प्रकार से आशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में ऐसे कई देश थे जिन देशों ने अपने अपने देशों के ऊपर जो उपनिवेशवाद की गुलामी थी उसको हटाई। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? इसने शुरुआत की सोवियत समाजवादी क्रांति ने की। और लगातार ये भी बात हमको कभी भूलना नहीं चाहिए, कॉमरेड लेनिन के नेतृत्व में जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बनी, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने हर बार ये जिसको राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम कहते हैं, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट, इन सब को लगातार समर्थन दिया, लगातार उनको पूरी तरीके से मदद किया। और ये अपने अपने देशों के अंदर जो उपनिवेशवाद था उसके खिलाफ में सोवियत यूनियन हर बार खड़ा हुआ। और ये जो संघर्ष कर रही जो हमारे लोग थे पूरे तीसरे दुनिया के, उनके पक्ष में सोवियत यूनियन बहुत ही जबरदस्त तरीके से खड़ा हुआ। और इसके हम देखते हैं कि ये साम्राज्यवाद का जो मुख्य रूप है 30 साल के अंदर वो पूरा इधर बिधर हो गया और उपनिवेशवाद को लगभग खत्म किया गया। ये दूसरा बहुत बड़ा समाजवादी क्रांति ने जो हासिल किया, ये बात हमको देखनी चाहिए। साथियों, तीसरे मुद्दे पर हम आते हैं। तीसरा मुद्दा जो हम देखते हैं, समाजवादी क्रांति ने ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम अगर कोई किया होगा तो वो काम है हिटलर के फैसिज्म को हराना। और वो एक बहुत दिलचस्प कहानी है, पूरे त्याग की कहानी है, बहुत ही बड़े संघर्ष की कहानी है। आप सब जानते होंगे 22 जून 1941 को हिटलर फैसिज्म ने सोवियत यूनियन पर बहुत जबरदस्त हमला चढ़ाया। और वो हमला चढ़ाते हुए हिटलर ने ये बात बोली थी कि अभी 22 जून को हमारा जंग सोवियत यूनियन के साथ शुरू हुआ, उसके पहले हिटलर ने पूरे पश्चिमी यूरोप को पूरा जीत लिया था। फ्रांस जैसा बहुत बड़ा साम्राज्यवादी देश 23 दिन के अंदर हिटलर ने उसका
पूरी तरीके से उसको हराया था 23 दिन के अंदर, देखिए। और उससे हिटलर ने यह कहा कि आज जून महीने में हमने हमला चढ़ाया सोवियत यूनियन के ऊपर, 7 नवंबर 1941 में, यानी जो रशियन क्रांति का जो एनिवर्सरी दिन है, जो वर्षगांठ है, उस 7 नवंबर को हिटलर ने कहा हमारी जो जर्मन फौज है वो मॉस्को तक जाएगी, मॉस्को का कब्जा लेगी, और मैं 7 नवंबर को जो रशियन क्रांति का दिन है उस दिन मैं खुद मॉस्को में जाऊंगा। और हाँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। हिटलर ने कहा 7 नवंबर 1941 को मैं खुद मॉस्को में मैं मेरी विजयी सेना का सैल्यूट लूंगा और रशिया का खत्म हुआ ये रूप मैं देखूंगा। ये था उनका कहना 22 जून 1941 को। लेकिन हम आगे का इतिहास जानते हैं। 4 साल तक सोवियत यूनियन की लाल सेना लड़ी, सोवियत यूनियन की जनता लड़ी, सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी लड़ी, और उनका नेतृत्व एक बहुत बड़े असामान्य नेता, जो कॉमरेड लेनिन के निधन के बाद सोवियत यूनियन के नेता बने, उनके कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बने, कॉमरेड जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में 4 साल तक जंग चला। पूरे दूसरे विश्व युद्ध में पूरे दुनिया भर में जो 5 करोड़ लोग मारे गए, उनमें से 2 करोड़ से ज्यादा लोग ये सोवियत यूनियन के मारे गए। और उसके बाद 4 साल के अंदर लगातार जंग करते हुए मॉस्को की लड़ाई, लेनिनग्राड की लड़ाई, स्टालिनग्राड की लड़ाई, कुर्स्क की लड़ाई, ये सब लड़ाई जिसके अंदर हजारों लोग खत्म हुए, ये सब लड़ाई जीतने के बाद 30 अप्रैल को सोवियत की लाल सेना जर्मनी की राजधानी बर्लिन में घुसकर आई। और ये जब हिटलर को पता चला कि अब तो सब खेल खत्म हुआ और सोवियत की लाल सेना अब मेरे राजधानी में आके पहुंची है, उस वक्त 30 अप्रैल को हिटलर ने खुद के ब्रेन में गोली मारकर उसको आत्महत्या करनी पड़ी। ये इतिहास हमको सिखाता है। उसके 2 दिन के बाद 2 मई को, 1 मई के दूसरे दिन, सोवियत एक सैनिक जर्मनी की संसद के बिल्डिंग के ऊपर चढ़े और वहां जर्मनी के संसद के बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने लाल झंडा, ये जो हसिया हथौड़ा का लाल झंडा है, वो उसके ऊपर चढ़ाया। वो फोटो आप सभी ने कई बार इसके पहले देखा होगा। ये जीत साथियों, अगर सोशलिज्म नहीं होता, अगर समाजवाद नहीं होता, अगर सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट पार्टी का राज अगर नहीं होता, तो ये जीत हिटलर फैसिज्म के खिलाफ कभी भी ये मुमकिन नहीं होती। ये बात हमको समझ लेना चाहिए। लेकिन ये जीत सिर्फ सोवियत की सेना के धैर्य से हासिल नहीं हुई थी। उसके लिए वो तो था ही, धैर्य उनका था, सोवियत जनता का धैर्य बहुत बड़े पैमाने पर था, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज के जमाने में युद्ध को जीतने के लिए आज आपको औद्योगिक विकास भी चाहिए, कृषि का विकास भी चाहिए, मिलिट्री का विकास भी चाहिए, नए नए वेपन्स भी चाहिए, टैंक्स चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, ये सब फाइटर प्लेन्स और बाकी सब, ये सब बनाने का काम सोवियत यूनियन ने समाजवाद के तले इस बात को भी किया। इसलिए सोवियत यूनियन की जीत हुई, ये भी हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। और ये औद्योगिक विकास, कृषि का विकास, मिलिट्री का विकास, ये समाजवादी व्यवस्था के अंदर ये मुमकिन हुआ, ये कर दिया गया। ये भी बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। साथियों, ये फैसिज्म के खिलाफ की जो जीत है, लाल झंडे ने जो हासिल की, आज के दुनिया में भी ये बिल्कुल आज लागू होता है।
अलग अलग देशों में फांसीवाद अलग अलग रूप लेकर आता है, अलग अलग चेहरा लेकर आता है। हमारे देश में वो चेहरा आरएसएस के रूप में हम देखते हैं, बीजेपी के रूप में हम देखते हैं, नरेंद्र मोदी के रूप में हम देखते हैं, अमित शाह के रूप में देखते हैं, मोहन भागवत के रूप में देखते हैं। अमेरिका में वो चेहरा कल तक हम डोनाल्ड ट्रंप के रूप में देखते थे, लेकिन आज अमेरिका की जनता ने एक साथ आकर ये जो फांसीवादी चेहरा डोनाल्ड ट्रंप का, उसको हराने का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम ये अमेरिकन जनता ने आज बनाया है। उसकी तरफ हम आखिर में आएंगे, लेकिन इस प्रकार से अलग अलग किस्म के जो आज फांसीवादी ताकतें हैं, सोवियत यूनियन की जीत ने यह सिखाया पूरे दुनिया को कि अगर फैसिज्म से लड़ना है तो आज बाकी सभी ताकतों को इकट्ठा लेकर हमको लड़ना चाहिए। जॉर्जी डिमिट्रो ने 1935 साल में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की 7वीं कांग्रेस में एक जो रिपोर्ट पेश किया था, ये हिटलर तब सत्ता में आया था, 2 साल हुए थे, खतरा दिख रहा था, और उस वक्त जॉर्जी डिमिट्रो जो बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता थे बल्गेरिया के, उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट यानी संयुक्त मोर्चा के रूप में एक रिपोर्ट पेश किया। उन्होंने कहा जहां फैसिज्म दिखता है वहां बाकी सभी ताकतों को इकट्ठा करना चाहिए। कम्युनिस्ट तो उसमें आगवानी करेंगे ही, क्योंकि उनका पूरा विचारधारा ही फैसिज्म के खिलाफ है, लेकिन बाकी सभी ताकतों को भी इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर फैसिज्म के साथ अगर संघर्ष करना है, अगर जीतना है, तो ये सभी ताकतों को इकट्ठा करना ये भी बहुत जरूरी काम है। ये कॉमरेड जॉर्जी डिमिट्रो ने उस वक्त जो बताया था, वो आज भी 21वीं सदी में भी, चाहे भारत हो चाहे दूसरे देश हो, वहां सब जगह में ये जो समाजवादी क्रांति ने ये जो हमको बताया वो आज भी लागू है। ये सबक आज भी लागू है। ये बात को हमने कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो ये फैसिज्म के खिलाफ का ये जो बात है, ये संघर्ष को भी एक मार्गदर्शन समाजवादी क्रांति ने और दूसरे विश्व युद्ध में जो विजय प्राप्त किया और उसके बारे में जो टैक्टिक्स जो अपनाए, इससे हमको पता चलता है वो आज भी लागू है। साथियों, चौथे मुद्दे पर हम आएंगे कि आज समाजवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था, इसके बारे में जो जमीन आसमान का फर्क है, ये जो सोवियत यूनियन के समाजवादी क्रांति ने सबसे पहले ये प्रकट किया, आज भी वो फर्क आज की दुनिया में भी हमारे सामने बहुत क्लियरली समझ आता है। अभी आज का दुनिया देखो, सबसे बड़ा आज दुश्मन पूरे दुनिया का कौन है? तो ये कोरोना का महामारी हमारे सबका एक समान दुश्मन है पूरे दुनिया का, और इस दुश्मन के खिलाफ पूरी दुनिया आज लड़ रही है। लेकिन आज पूरी दुनिया एक ही किस्म से लड़ रही है क्या? तो अगर हमने देखा तो जैसे मैंने अभी बोल रहा था कि समाजवादी व्यवस्था उसके साथ कैसे लड़ रही है, उसके परिणाम कैसे दिख रहे हैं, और पूंजीवादी व्यवस्था इसके खिलाफ कैसे लड़ रही है, उसके परिणाम या असर कैसे दिखते हैं, ये अगर आपने देखा तो बहुत बड़ा फर्क हमारे सामने हमको पता चलेगा। अभी आप ही देखिए, पूरी दुनिया में कोरोना के केसेस में और कोरोना से हुए मौत में एक नंबर का देश कौन सा है? एक नंबर का देश है अमेरिका, जो सबसे सामर्थ्यवान देश कहलाते हैं पूरे दुनिया में, सबसे बड़ा पूंजीवादी देश है। वहां तो कुछ कम नहीं है ऐसे हमको कहा जाता है। लेकिन उसी अमेरिका में आज कोरोना के 1 करोड़ केस हुए हैं, 1 करोड़ से ज्यादा। और मौतें कितनी हुई है अमेरिका में? मौतें हुई है
2,30,000 मौत कोरोना की वजह से एक अमेरिका में हुई है। यह आपने ध्यान में रखना चाहिए। 1 करोड़ केसेस, 2,30,000 मौत एक ही देश में, जो सबसे बड़ा पूंजीवादी देश है, जो सबसे अमीर देश कहलाते हैं दुनिया का, उस अमेरिका में यह है परिस्थिति। 2 नंबर का देश कौन सा है? हमारा भारत देश। बहुत दुख की बात है कि हम 2 नंबर पे आज कोरोना के चार्ट पे आ गए। 80-85 लाख केस हुए भारत के अंदर, यानी अमेरिका से 10-15 लाख कम। और जिस रफ्तार से भारत में केस बढ़ रही है, कुछ दिनों में अमेरिका को भी हम पीछे छोड़ने की उम्मीद है और भारत 1 नंबर पे पूरे दुनिया में चला जाएगा कोरोना के केसेस के अंदर। मौतें कितनी हुई है भारत के अंदर? 1.25 लाख से ज्यादा, 1.25 लाख मौतें कोरोना की वजह से। ये पूंजीवादी देश में जो हमारा भारत देश है, नरेंद्र मोदी के राज में आज हमको ये बात दिखाई देती है। तीसरा देश है ब्राजील। ये बोल्सोनारो, जो मोदी का बहुत अच्छा दोस्त है, मोदी साहब ने उनको बुलाया था हमारे प्रजासत्ताक दिन के दिन 26 जनवरी को, प्रमुख अतिथि के रूप में उनको 26 जनवरी को बुलाया। और 25 फरवरी को ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो अभी हार गए, उनको मोदी साहब ने बुलाया था हमारे देश में। यानी इनके 2 सबसे बड़े दोस्त जो थे, एक का तो क्या हुआ वो हमने देखा, दूसरे का भी कुछ दिन में वही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और मोदी साहब का भी वही होने वाला है, इसमें भी कोई दो राय करने का बात नहीं है। तो ये देखिए कि इस प्रकार से कोरोना के साथ में पूरे पूंजीवादी देश, यूरोप में देखिए आप, फ्रांस देखिए, इटली देखिए, स्पेन देखिए, खुद इंग्लैंड देखिए, जर्मनी देखिए, सब जगह में केसेस आज बढ़ोतरी पे है। रशिया में खुद, जो आज समाजवादी नहीं रहा, पूंजीवाद की तरफ फिर से चला गया 1991 में, लेकिन आज रशिया कोरोना के अंदर और मौतों के अंदर पूरे दुनिया के अंदर पहले 10 देशों के अंदर आज रशिया भी पहुंच गया है, क्योंकि समाजवाद खत्म हुआ। ये आज हम पूरे पूंजीवादी विश्व को आपने देखा तो सबसे ज्यादा केस, सबसे ज्यादा मौत ये पूंजीवादी देशों में हुए हैं। ये बात हमारे सामने एकदम क्लियरली सामने में आते हैं। इसके एकदम विपरीत परिस्थिति कैसी है समाजवादी देशों में? देखिए, समाजवादी देशों में आप देखेंगे सबसे कम केसेस 7,000 और सबसे कम मौत सिर्फ 123, ये समाजवादी क्यूबा में हुई है। समाजवादी क्यूबा में केसेस लगभग 7,000 और मौत सिर्फ 123। और इसके अलावा क्यूबा ने क्या करके दिखाया? यही कोरोना महामारी में अपने डॉक्टर को, अपने नर्सिस को, जो क्यूबा के अंदर स्वास्थ्य की व्यवस्था है एक बहुत ही आदर्श व्यवस्था, पूरी दुनिया उसको जानती है, क्यूबा ने अपने डॉक्टर और नर्सिस को बाकी देशों को मदद करने के लिए 50 से ज्यादा देशों को उन्होंने भेजा। ये कोरोना के साथ लड़ने के लिए सैकड़ों डॉक्टर, सैकड़ों नर्सिस 50 से ज्यादा देशों तक चले गए, उनको मदद करने के लिए ये कोरोना का सामना कैसे करना चाहिए। और वो सब 50 देशों ने क्यूबा का बहुत बहुत धन्यवाद दिया, उनको बहुत सलाम किया कि आपकी वजह से हम सीखे कि कैसे इसको हल किया जा सकता है। ये बात हम क्यूबा के बारे में देखते हैं। वियतनाम में सिर्फ 139 मौत हुई है अभी तक, 139, और केसेस कुछ 8-1 हजार तक है, यानी सिर्फ 3 फिगर के अंदर मौतें हैं। ये वियतनाम में हमने देखा।
उत्तर कोरिया में, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, वहां तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारे देश में, जो समाजवादी देश है, उन्होंने कहा हमारे कोरिया में एक भी कोरोना का केस नहीं है, एक भी कोरोना की वजह से मौत नहीं हुआ है। यह है उत्तर कोरिया। खुद चीन में, जहां यह कोरोना पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद शुरुआत में केसेस बढ़ी, लेकिन चीन ने उसको एकदम इमीडिएटली कैसे कंट्रोल किया, इसका आप देखेंगे कि हमारे भारत में 85 लाख केस अभी कोरोना के हुए, चीन में आज तक सिर्फ 85,000 केस हुए। ये आंकड़े हैं। हमारे देश में 85 लाख, चीन में 85,000। हमारे भारत देश में 100 लाख के ऊपर मृत्यु, चीन में आज तक सिर्फ 4,634 मौत, ये कोरोना की वजह से। वो भी एक समाजवादी देश है और उन्होंने भी शुरुआत में जरूर उनका काफी संकट में आया था, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया और पूरे इतने बड़ी आबादी होने के बावजूद, भारत से भी ज्यादा आबादी आज भी चीन की है, इसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया। ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि ये सभी देश, ये समाजवादी देश है, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था समाजवादी तरीके की है और इसलिए उन्होंने ये पूरा कंट्रोल करके कम से कम केसेस, कम से कम मौत हमारे देश में कैसे हो, ये सभी चीन होगा, क्यूबा होगा, वियतनाम होगा, कोरिया होगा, इन्होंने करके दिखाया है। और कोरोना के साथ कैसे लड़ना चाहिए, ये भी एक रास्ता उन्होंने दिखाया है।